आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने कमर कस ली है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कांग्रेस हरियाणा में 2 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में इस रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी नाम की सुनामी आई थी जो अब चली गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच तीसरी बार कांग्रेस सरकार का नारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 2 लाख सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जाएगी। सत्ता में आने पर इन कार्यकर्ताओं के हाथ में चाबी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेशक भाजपा को बहुमत मिल गया हो, लेकिन जनता ने यह साफ कर दिया है कि अब क्षेत्रीय दलों का कोई महत्व नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने राज्यपाल भूखड़ी के बयान पर कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि माफ़ी को सार्वजनिक करें तो ये बहुत गलत बात है। हमने राज्यपाल भूखड़ी से बात करने के बाद ये कहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, उन्हें अनुशासन में रहकर पार्टी को जोड़ना चाहिए। दिल्ली में तो आगे बिजली गुल हो गई। हरियाणा में तो भाई बिजली गुल नहीं करनी हमने। ठीक है, लिया कहाँ से रहे हो जी? बिजली कहाँ से रहे हो जी? कहाँ से? जो बिजली कैसे ला रहे हो? इक्के दुक्के कहीं इस तरह के इंसिडेंट है तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों के अपने निजी कारणों से ये चीज़ें सामने आती हैं। और हमने तो हमेशा इस बात को कहा है कि जो भी साथी अपनी बात कहना चाहता है वो संगठन में एक हम परिवार हैं। आप अगर किसी ने उसकी गंभीरता को समझते हैं, संगठन में क्या हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ कि सब साथी ये अगर कोई भी उनके ग्रीवेंसेस है तो अंदर बैठ करके बात करें, बजाय उसको सार्वजनिक रूप से सामने लेकर के आए। ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु में वाक युद्ध लगातार जारी है। धनखड़ जहां रोहतक से अपनी हार के लिए कैप्टन अभिमन्यु को दोष दे रहे हैं, वहीं अभिमन्यु का मानना है कि इस तरह के बयान सिर्फ पार्टी फोरम पर देने चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ को नसीहत देते अभिमन्यु ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, हम एक परिपक्व कार्यकर्ता हैं और हर हालात में हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। हरियाणा की सियासत में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है, तो वहीं लोकसभा में आंधी की तरह आई भाजपा के खेमे में भी आपसी विवाद कम नहीं है। हरियाणा में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें जीती। एकमात्र रोहतक की सीट से हारे बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ अभी तक अपनी हार का ठीकरा पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं पर ही फोड़ रहे हैं। धनखड़ की हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा के नेता कैप्टन अभिमन्यु हैं। धनखड़ के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि पार्टी फोरम पर ही ये बातें उठनी चाहिए थी। इस तरह से निराधार आरोप लगाने से सिर्फ पार्टी को ही नुकसान पहुंचेगा। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है और जिसको भी जो कोई बात कहनी है वह पार्टी के फोरम पर उनको कहनी चाहिए। अच्छी तरह से पार्टी के अंदर भी सब बातों का संज्ञान लिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी को एक व्यक्ति की नहीं है, हमारी पार्टी तो एक सामूहिक नेतृत्व की पद्धति के आधार पर, एक परिवार की पद्धति के आधार पर काम करती है। साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, हम एक परिपक्व कार्यकर्ता हैं, हर हालात में हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और रोहतक के कार्यकर्ताओं की वजह से ही उन्हें लोकसभा में 3 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन के लिए काम किया है। हार जीत होती रहती है, लेकिन हार जीत में हम परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमको अपना मानसिक संतुलन हर स्थिति में बनाए रखना चाहिए, उसको खोना नहीं चाहिए। रोहतक के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, रोहतक, झज्जर और कोसली के कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो 3 लाख से ज्यादा वोट ले पाए हैं। तो ये उन श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का समय है
ना कि आपस में कोई आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। मुख्यमंत्री हुड्डा को चुनावों में सहायता करने के आरोप पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा विरोध अगर हरियाणा में किसी ने किया है तो बस कैप्टन अभिमन्यु ने किया है। 10 वर्ष के राजनीतिक जीवन में अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हरियाणा प्रदेश में किसी ने सर्वाधिक संघर्ष किया है और उनके खिलाफ सर्वाधिक राजनीतिक लड़ाई लड़ने का काम किया है, तो ये तो अतीत की बात है, रिकॉर्ड की बात है। और रोहतक की और हरियाणा की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि वो पिछले 10 वर्ष में कम से कम रोहतक लोकसभा क्षेत्र में तो अभिमन्यु कार्यकर्ता रहा है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए दिल्ली से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण का बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी स्वागत किया है और जनता को विश्वास दिलाया कि जिन सभी मुद्दों को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है वे सब पूरे किए जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण से साफ हो गया कि किसानों को लेकर सरकार एकदम सजग है और हर क्षेत्र में सरकार काम करेगी। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करते हुए उन्होंने किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि जहां पड़ोसी राज्य किसानों को बोनस दे रहा है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों के 1800 करोड़ रुपए रोक रहे हैं। पड़ोस के राज्यों में बोनस मिला है। राजस्थान के किसानों ने 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया वसुंधरा जी ने। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने 150 रुपये बोनस दिया। पिछले साल भी जब गहलोत की सरकार थी कांग्रेस की, तो भी वहाँ बोनस मिला था और मध्य प्रदेश में भी पिछले साल बोनस मिला था। हरियाणा के किसानों को लगता है कि हुड्डा साहब एक तरफ तो क्लेम करते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए सबसे अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन 1850 करोड़ रुपये मिलते हैं 2 साल के बोनस के हरियाणा के किसानों को। 1850 करोड़ रुपया किसानों की जेब में आने से रोका है। नवंबर 2012 में नींव पत्थर रखे जाने के बाद भी करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आज भी इलाके के लोग इस घोषणा के बाद लगातार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जहां राज्य सरकार ने इसे 2 साल में पूरा करने का वादा जनता से किया था, वहीं अब समय बीतने के साथ उनकी आस भी टूट गई है। करनाल के लोगों का सपना था कि अंतरिक्ष परी व करनाल की बेटी कल्पना चावला के नाम से करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बने। शहरवासियों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने इसकी मंजूरी दी और मौजूदा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नवंबर 2012 में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की नींव रखी। लेकिन उसके बाद भी करीब 1 वर्ष तक इसका काम शुरू नहीं हुआ। लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले इसका काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ, जिसको देखकर ऐसा लगने लगा था कि शायद यह समय सीमा अनुसार 2 साल में ही इसका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन चुनावों के नज़दीक और चुनाव होने के बाद से कॉलेज बनाने का काम लगभग ठप हो गया है। आज जब तनख्वाह न मिलने पर कर्मचारियों और इंजीनियर्स ने प्रदर्शन किया, तो कंपनी अधिकारियों ने उनकी आवाज़ दबाने के लिए पुलिस को बुलावा भेज दिया। दिसंबर 2013 से और अभी प्रेजेंट हूँ, लेकिन अभी कंपनी को सारे स्टाफों को हटा दिया है बिना कोई इंटीमेशन का, बिना कोई ये किए हुए। तो और उनकी सैलरी भी जो पिछले 5 महीने से भी डिमा की है। अब प्रीवियस 5 मंथ से ऑलरेडी सैलरी बाकी है उनकी, और उसके बाद फिर हम 2 महीने बाद का चेक देते हैं। तो आफ्टर 7 महीने का ऑलरेडी डिले हो जाता है। तो वो सैलरी वो जो चेक दिया गया, और बट उसमें भी इंटीमेशन श्योरिटी नहीं है। अभी हम भी श्योर नहीं कर सकते वो बाउंस ही करे, बट श्योरिटी ये भी नहीं है कि वो क्लियर हो। कॉलेज यहाँ बन रही है। हम लोग ये लगभग 16 अक्टूबर से काम शुरू हुई थी। हम लोग तभी से कंपनी में काम कर रहे हैं और ये कंपनी का काम शुरुआत से ही अच्छी नहीं चल रही थी, जिसके कारण सुप्रीम अपने एक DSR कंस्ट्रक्शन को बैक टू बैक काम दे दी। उसके बाद हम लोग जो भी स्टाफ थे, रेगुलर और SC जो भी स्टाफ थे, उन लोग को बिना सूचना दिए टर्मिनेशन का लेटर दे दिया गया। हम ये चाहते हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बने और जल्दी बने। हालांकि काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी अगर अच्छे से अभी से काम करे तो पूरी अपने समय पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पूरी हो जाएगी। वहीं जब इस बारे में कॉलेज डायरेक्टर से बात की गई, तो वह मामले की लीपापोती करने में लग गए और कहने लगे कि कंपनी सुप्रीम का काम बंद था, इसलिए उन्होंने पूरा पैसा कंपनी को दे रखा है। आगे कंपनी HACC देख रही है।
वहीं जब कंपनी के अधिकारी से पूछा गया कि पुलिस क्यों बुलाई गई, तो अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी मान नहीं रहे थे। सेटलमेंट के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। जो इसका 25 महीने का पीरियड है, जो नवंबर 2013 से शुरू हुआ है, इस 25 महीने के अंदर HSCC ने ये पूरी कंस्ट्रक्शन हमें और इंक्लूडिंग फर्निशिंग और इक्विपमेंट्स लगा के देने हैं। हम उसको पॉइंट को लेके आगे चल रहे हैं। एक कंपनी ने ज़रूर काम बीच में धीमा किया था, लेकिन हमारी जानकारी ये है, जो HSCC से हमें रिपोर्ट आई है, कि उसने ये काम दोबारा से शुरू करवा दिया। जिले में चल रहा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। इस पर करीब 646 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। कॉलेज व अस्पताल बनाने में अलग अलग जगह कुल 5 कंपनियों को उसका ठेका दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य कंपनी सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ करोड़ रुपए की पेमेंट न करने पर पिछले करीब 4 महीने से काम बिल्कुल बंद पड़ा है। सुप्रीम कंपनी का काम अब DSR कंपनी को दे दिया गया है, जिस कारण पुराने कर्मचारियों और मजदूरों को ना ही उनकी पिछली तनख्वाह मिली, उल्टा उन्हें निकालने के आदेश भी दे दिए गए, जिस कारण सभी कर्मचारी साइट पर इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन कंपनी ठेकेदारों ने उनके आवाज को दबाने के लिए पुलिस बुला ली। डे एंड नाइट न्यूज के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। ICT प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करने वाले कंप्यूटर अध्यापक अपने रोड प्रदर्शन के छठे दिन पानीपत पहुंचे। चंडीगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय से PMO कार्यालय दिल्ली तक इस यात्रा के दौरान उन्होंने पानीपत में मीडिया से रूबरू होते हुए मांग की कि शिक्षकों को निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए शिक्षा विभाग के अधीन किया जाए। उन्होंने बताया कि उनका शोषण किया जा रहा है। जब इस बारे में वह मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने अपना एम्प्लॉय मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। CM ऑफिस से लेकर के PM ऑफिस, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ऑफिस है, वहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पिछले 9 महीने से हमारा शोषण करा रहे हैं, और जब शोषण के लिए हम उनके पास मिलने जा करके वो कहते हैं कि हम उनके एम्प्लॉय नहीं है। चाहे कोई एम्प्लॉय प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो, वो क्या होता है, वो उस CM का एम्प्लॉय होता है, और CM साहब कहते हैं हम उनके एम्प्लॉय नहीं है। अगर हम उनके एम्प्लॉय नहीं रहे तो हम 3 महीने बाद ये दिखा देंगे कि वो हमारे CM नहीं रहेंगे, अगर इसी तरह का उनका रूट बिहेवियर रहा। पानीपत के चैटाला रोड पर RS वलून टेक्सटाइल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग का पता चलते ही चौकीदार ने इसकी सूचना तुरंत फैक्ट्री मालिक अनिल कुमार को दी। वहीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लगभग 50 लाख से भी ज्यादा का नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। टेलीफोन गया कि जी धुआं उठ रहा है गोदाम में, तो जैसे ही देखा तो आग उस टाइम आए तो काफ़ी बढ़ गई हुई थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ कुछ 10-12 गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई। आग पे तकरीबन जो है वो अभी 10 बजे काबू तो पा लिया, लेकिन आग वो धीरे धीरे अभी 2 तकरीबन तो और लग जाएगी। वहीं नारनौल के CIA रोड पर 2 गोदामों में जबरदस्त आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को बुलाया गया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं फैक्ट्री के मालिक ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर दमकल की गाड़ियां समय पर आ जाती तो नुकसान को कम किया जा सकता था। ये मैं सुबह दुकान खोलने आया, मेरे सामने बिल्कुल दुकान है, तो देखा मैंने यहाँ से धुआं निकल रहा था। मैंने फ़ोन किया मनीष को, मनीष ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके बाद उसने करीबन आधे घंटे बाद में फ़ोन उठाया, तब तक ये धुआं निकला हुआ था। यहाँ पब्लिक फिर आके इकट्ठी हो गई, देखा तो बस आ गई आग। अभी 1 घंटे बाद में तो ये आई फायर ब्रिगेड, उसके बाद सब कुछ चलने के बावजूद आई है।
कॉमनवेल्थ खेल 2014 की तैयारियों को लेकर सोनीपत के साइंस सेंटर में पहलवानों का जमावड़ा लगा हुआ है। कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने के लिए सभी पहलवान जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी महीने के अंत तक साइंस सेंटर में पहलवानों का ट्रायल होना है, जिसमें कॉमनवेल्थ के लिए 7 पहलवान चुने जाएंगे। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगा दी थी। कॉमनवेल्थ खेल 2014 जुलाई माह में स्कॉटलैंड में होने हैं, जिसके लिए भारतीय पहलवानों ने कमर कस ली है। सोनीपत के साइंस सेंटर में पहलवान जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहलवानों को प्रशिक्षण दे रहे कोच विनोद कुमार ने बताया कि 23 जुलाई से कॉमनवेल्थ खेल शुरू होंगे। ऐसे में पहलवान पूरी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं और भारत की ओर से 7 पहलवान स्कॉटलैंड जाएंगे और सभी पदक के हकदार होंगे। जो आप देख रहे हैं तैयारी का मामला कह रहे हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी स्कॉटलैंड में हो रहे हैं जुलाई के अंदर, उसकी तैयारी हो रही है। और उसके बाद एशियन गेम्स हैं, ये सब मिक्स सब चल रही है। हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स ही चल रही है। इस तरह इसमें 7 रेसलर पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वेट तो 8 हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो होस्ट में 7 वेट रखे हैं तो 7 पहलवान इसमें भाग लेंगे। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार भी साइंस सेंटर में अभ्यास कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के लिए तैयारी कर रहे सभी पहलवान अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त का कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत की है। कॉमनवेल्थ के लिए दिन में करीब 8 घंटे वह पसीना बहा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स है जुलाई में और तैयारी अच्छी चल रही है हमारी। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप भी और एशियन गेम्स भी है। ये सारे 3 बड़े कंपटीशन हैं हमारे लिए और हम उम्मीद करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अच्छा करेंगे, एशियन गेम्स में भी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी। जो हमारी तैयारी है बहुत अच्छी है। यहाँ हम साइंस सेंटर में कॉमनवेल्थ की तैयारी और एशियन गेम्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जो हमारे कोचेज हैं, हमारे जो चीफ कोच हैं या फॉरेन कोचेज हैं, वो इसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि जो पिछली बार का सत्र था उससे अच्छी परफॉर्म अब की बार हम करें। और उसी तरीके से यहाँ सभी लोगों की तैयारी हो रही है। अभी हमारी तैयारी कॉमनवेल्थ गेम्स की चल रही है, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट मंथ कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 27 जुलाई से शुरू हो कॉमनवेल्थ, उनकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है। सभी रेसलर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती के 7 पहलवान जो संभावित हैं, 57 किलोग्राम भार में अमित दहिया की दावेदारी यहां पर मजबूत है। वहीं 61 किलोग्राम भार में बजरंग पुनिया और 65 किलोग्राम भार में योगेश्वर दत्त और 74 किलोग्राम में सुशील कुमार, वहीं 86 किलोग्राम में नरसिंह यादव और 97 किलोग्राम में सत्यव्रत कादियान और 125 किलोग्राम में राजीव तोमर को संभावित खिलाड़ियों के रूप में देखा जा रहा है। पहलवानों की मेहनत देखकर यही लगता है कि स्कॉटलैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय पहलवान पदकों की झड़ी लगाने वाले हैं। डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए सोनीपत से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। इन दिनों लगातार बढ़ रही गर्मी हर किसी को सता रही है, फिर चाहे वह किसी जाति का हो या किसी धर्म का, गर्मी सभी को लगती है। इसी के मद्देनज़र शिक्षा विभाग और स्काउट एंड गाइड की ओर से करनाल रेलवे स्टेशन पर एक जल सेवा शुरू की गई है। इसमें स्कूली बच्चों ने यात्रियों को ठंडा पानी पिलाया। मानवता के मूल उद्देश्य को लेकर ये स्कूली बच्चे सुबह से लेकर शाम तक जल सेवा कर रहे हैं। पानी पीने के बाद हर यात्री इन बच्चों को दुआ देना नहीं भूलता। बच्चों के साथ आई अध्यापिका ने बताया कि भारी गर्मी को देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में जल सेवा से बड़ा और कोई सेवा नहीं है। ऐसे में अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए 20 जून तक लगातार जल सेवा करने का निर्णय लिया गया है। बच्चे बड़े मन और उत्साह से जल सेवा कर रहे हैं। वह गाड़ी में आते ही यात्रियों को पानी पिलाने में लग जाते हैं। इससे बच्चों के अंदर भी खुशी देखी जा सकती है। ये रेलवे स्टेशन पे जल सेवा का आयोजन किया गया है हरियाणा जिला शिक्षा विभाग की तरफ से। तो ये कब तक रहेगा ये 1 तारीख से शुरू हुआ और 20 जून तक चलता रहेगा। तो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं? बच्चे बड़ा मन लगा के काम कर रहे हैं, बड़े उत्साह से। ट्रेन आते ही दौड़ पड़ते हैं पिलाने के लिए। तो गर्मी में काफ़ी लोग काफ़ी चिलचिलाती धूप और गर्मी है, बड़े
परेशान हैं गर्मी से लोग, जैसे ही गाड़ी आती है टूट पड़ते हैं लोग पानी पे। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।